हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्लास 3 में हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोगों ने जैसे पिछले क्लास में देखा था कि बैकग्राउंड क्या है चैप्टर का, तो उसमें हमने देखो यहाँ पे देखा था, ये देखो हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कर लिया है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पिछले चैप्टर में ख़त्म कर लिया था, और अभी हम लोग को करना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है, सेकंड टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। सेकंड क्लास में हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर में। तो आज है हमारा थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास में हम लोग करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो भी फीचर्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फीचर्स आप जितने भी आपको फीचर्स के पॉइंट बताऊंगा, आपको देख कैसा लगेगा कि ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। जो फीचर्स आपको मैं देख से दिखाता हूँ, यहाँ से देखो। पहला फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। और एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे देखो, एटलीस्ट 2 पर्सन। रुको ये दिखाता हूँ। एटलीस्ट 2 persons to form a partnership, and all such person must be competent to contract। इसका मतलब समझते हैं क्या है competent to contract का? ये देखो यहाँ पे लिखा है competent to contract। रुको एक बार, competent to contract का मतलब क्या है? ये तो हमने यहाँ देख लिया, या तो 2 लोग होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन ये वर्ड है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये वर्ड का जो मीनिंग है, ये वर्ड डिफाइन किया है कि कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। तो इसमें उसने इस एक्ट में 3 लोगों को बोला है कि ये 3 लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनके अलावा बाकी सब लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इन तीनों में से नहीं होना चाहिए। तो पहला है पर्सन स्पेलिंग मिस्टेक, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला तो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी दिमागी संतुलन जो है उस पर्सन का ठीक होना चाहिए। सेकंड है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। यहाँ लिख देता हूँ, पर्सन सेम रहेगा, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड, ये आपको याद रखना कंपल्सरी है, बस बता दे रहा हूँ कि कौन 3 लोग जो हैं इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनके अलावा बाकी सब लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो पार्टनर बन सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी इन लोगों को लॉ में ही कह दिया गया है कि ये जो कुछ लोग हैं, ये जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब, ये लोग कुछ लोग हैं जो लॉ में लिख दिया कि ये लोग सब कुछ ठीक है, बट हम इनको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। जैसे फॉरेन एम्बेसडर जो होते हैं, जो दूसरे कंट्री का आके इंडिया में है, तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ आके किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो सेकंड तो ये है। और थर्ड है माइनर। माइनर में एक एक्सेप्शन है, लेकिन जो मैं नीचे आपको अभी दिखाने वाला हूँ, एक एक्सेप्शन है। इसे 3 लोग जो है, ये 3 टाइप के लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इनके अलावा बाकी जितने लोग भी हैं वो सब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको बस लिखना है, जो मैंने ब्लैक कलर से टेक्स्ट में लिखा है, यही पॉइंट सिर्फ आपको लिखना है।
बाकी पॉइंट्स आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बस था। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कौन कौन से लोग कॉम्पिटिटर टू कॉन्ट्रैक्ट है। और दोबारा एक बड़ा मीनिंग देख लेते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और वो लोगों में से ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटिटर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी इन 3 टाइप के लोग जो हैं, ये तीनों टाइप इनके अलावा होने चाहिए। तो पहला डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और तीसरा है माइंड नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, माइंड एज अ पार्टनर। A minor can be a partner in the profit for the firm and do not for loss, यहाँ for होगा for losses। यानी माइनर को हम, माइनर जो है, देखो माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है बट सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉसेस के लिए जिम्मेदार नहीं है वो। यहाँ पे देखो, माइनर सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉसेस नहीं लेगा। पहला पॉइंट तो हमें ये दिखता है, लेकिन वो एडमिट क्यों हो सकता है, मेन पॉइंट ये है। एडमिट हो सकता है माइनर, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर एडमिट तो हो सकता है, बट एडमिट हो सकता है बोला मैंने, एडमिट मतलब इसका एडमिशन हो सकता है, पार्टनरशिप में एडमिशन हो सकता है, बट वो कुछ लोगों के साथ मिलकर नया पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकता। जैसे मान लो कि ए और बी है, ए प्लस बी, इनका एक ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, और सी एक माइनर था, इसको इन लोगों ने एडमिट कर लिया, यानी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो माइनर था, ये माइनर ये एडमिट हो सकता है। बट अगर कोई चाहे कि ए और बी प्लस सी ये मिलके एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बनाए, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना अलाउड नहीं है, और ये चीज़ अलाउड है, ये कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है माइनर। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, ये देखो, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द फॉर्म फॉर प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म एंड नॉट फॉर लॉसेस। अ माइनर ऑन बिकमिंग a major should accept or refuse the partnership firm within 6 months। एक और कंसेप्ट है कि जैसे समझो कि यहाँ पे समझाता हूँ, ये ए नाम का बंदा था, ये माइनर था, ये पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो गया, ठीक है। अब जब ये मेजर हुआ, मेजर यानी 18+ और अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल्स हैं, तो 18+ बना, तो समझ लो कि विदिन 6 मंथ्स इसको यस और नो का एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता। इसके मेजर होने प्लस जब ये इसको पता चले नो कि ये पार्टनरशिप फॉर्म में है, पहला तो मेजर बने, दूसरा है कि इसको ये भी पता चले कि हाँ ये पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो सकता है, कि इसको अभी तक मालूम ही नहीं कि उस पार्टनरशिप में ये भी है एडमिट। 2 मेजर थे इसके घर के, उन्होंने पार्टनरशिप बना रखा था और इसको एडमिट कर लिया था, लेकिन इसको नहीं मालूम है, तो फिर ये कैसे नोटिस देगा। तो पहला कंडीशन है कि या तो ये मेजर हो, और सेकेंड है कि इसको पता चले। जब दोनों चीज़ हो जाए तो विदिन 6 मंथ्स इसको एक नोटिस देना पड़ता है कि मैं पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता। लेकिन अगर
अगर ये 6 महीने में नोटिस, ये 6 मंथ्स में नोटिस नहीं देता है, 6 मंथ हो गए लेकिन नोटिस अभी तक इसने नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे कि ये पार्टनर रहना चाहता है और इसको हम पार्टनर बना देंगे पार्टनरशिप फर्म का, और जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस होंगे और जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी सबके लिए ये लाइबल होगा। पहले सिर्फ प्रॉफिट के लिए लाइबल था, अब ये प्रॉफिट लॉस और जितने भी एक्स पार्टनरशिप में होगा सबके लिए लाइबल होगा, और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड, UNLI, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। तो माइनर का ये केस है। तो एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहले तो माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देगा, लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा। वो लाइबिलिटी जितने भी फॉर्म पे होगी लाइबिलिटीज के लाइबल नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। और जब वो मेजर बना या उसको पता चला मेजर बनने के बाद कि मैं पार्टनरशिप में एक पार्टनर हूँ, तो उसको विदिन 6 मंथ्स एक नोटिस देना पड़ता है कि मैं पार्टनरशिप में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता। अगर वो नोटिस नहीं देता है 6 महीने के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये हम मान लेंगे कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है और उसको हम पार्टनर मान लेंगे, और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, और उसके जितने भी पार्टनरशिप के एक्ट्स होंगे उसके लिए लाइबल होगा वो, और प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेगा वो। तो इसका कंसेप्ट ये है। तो ये फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट पॉइंट था कि 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। पहला फीचर ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप में। और अब हम देखते हैं सेकंड फीचर भी हम लोगों ने देख रखा है, एग्रीमेंट। सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। तो यहाँ पे देखो ये एग्रीमेंट, सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, या तो ओरली बनाते हैं या रिटर्न बनाते हैं कि हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट तुम्हारा होगा, इतना प्रॉफिट मेरा होगा, कैपिटल इतना इतना होगा, सैलरी तुमको इतना मिलेगा, तुमको सैलरी इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। इस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप जो होता है वो मेनली एक एग्रीमेंट से आता है एग्जिस्टेंस में। जब ये एग्रीमेंट हो जाता है 2 लोगों के बीच में, तो उसी से हमारा जो पार्टनरशिप है उसका जन्म होता है, पार्टनरशिप। तो एक एग्रीमेंट से जो है वो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस आता है। इट इज़ अ बेसिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर वेंचर का मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए, यानी मान लो एक ब्रिज बनाने के लिए 2 लोग पार्टनरशिप में आ गए। जैसे ब्रिज बन गया, ब्रिज के लिए आए थे कि ब्रिज हम ये मिलके बनाएंगे, मान लो 2 कंपनीज ने टाई अप किया, पार्टनरशिप किया, ब्रिज को बनाया, ब्रिज रेडी हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म। तो ये पहला वेंचर का हो गया। तीसरा है फॉर अ पीरियड। मान लो कि 2 लोग ए और बी मिले, मान लो 2 कंपनी थी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके बोला कि हम 5 ईयर्स के लिए पार्टनर्स हैं, और इन लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया कि इतना तुम्हारा प्रॉफिट होगा, इतना मेरा प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, इतना इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे, 5 ईयर जैसे ही कंप्लीट हुए उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म। सेकेंड ये हुआ। बस आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है। ये मैं आपको डिटेल में बस बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। वेंचर का मतलब फॉर अ पीरियड, एट विल का मतलब जब तक चाहेंगे। जैसे मान लो ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि हम दोनों पार्टनरशिप में रहते हैं, और पार्टनरशिप बहुत टाइप्स के होते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक चाहेंगे कि ए और बी दोनों रेडी हैं पार्टनरशिप में रहने के लिए। ए प्लस बी जब तक रेडी हैं, पार्टनरशिप चलता रहेगा। जिस दिन इन दोनों में से किसी एक का मन किया या दोनों का मन किया, दोनों मिलकर पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे।
तो ये आपको मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। और जो इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है ना, रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट, ओरल तो ठीक है, ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता है, तो ओरल जब होगा तब भी हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप ये समझो कि ओरल रिटर्न में एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, जो कि पार्टनरशिप को जन्म देता है। तो एग्रीमेंट अमंग देम आर नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो ये एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था ना, ये एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये एग्रीमेंट जो है इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो सेकंड पॉइंट भी लगता है आपको क्लियर होगा। तो एक बार मैं सारा एक्सप्लेनेशन को क्रक्स की तरीके से बताते एकदम सिंपल वर्ड में। एग्रीमेंट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब एक पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि तुमको सैलरी इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना मिलेगा, इतने टाइम के लिए हमारा पार्टनरशिप है, या तो पार्टनरशिप एट विल है, या इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप है, सब कुछ डिसाइड होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है। उसी एग्रीमेंट से पार्टनरशिप का जन्म होता है और उसी एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में और लॉ की लैंग्वेज में। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर, थर्ड फीचर। थर्ड फीचर इधर ही है, थर्ड फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर ये रहा। ये तो फीचर में कुछ बताने वाला नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, बिजनेस होना चाहिए। किसको नहीं पता है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे ना। पार्टनरशिप जो बिजनेस के लिए करेंगे उन्हीं का तो अकाउंटिंग करेंगे। अब क्रिमिनल का काम करने के लिए पार्टनरशिप किया है तो उसको क्या हम पार्टनरशिप मान लेंगे अपने अकाउंट्स में? नहीं ना। तो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैं उसमें भी कवर नहीं किया था, डेफिनेशन में इतना इसमें फोकस नहीं दिया था। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस। जब ए और बी पार्टनरशिप में आएंगे तो मान लो ए और बी मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप कर रखा है इन लोगों ने और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। सारा प्रॉफिट ए ले जा रहा है, बी को बस कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बस सैलरी वगैरह मिल जा रहा है। तो ये क्या, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। ये मालिक सारा प्रॉफिट ले गया, उसमें से कुछ हिस्सा इसको सैलरी दे दिया, तो इसको हम पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते। तो इसीलिए पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है। यानी ए और बी या सी डी जितने पार्टनर्स हैं सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए। रेशो कुछ भी हो सकता है, रेशो उनकी मर्जी है, 1:3:4 रखो या 1:4:2:1, कुछ भी रख लो। प्रॉफिट शेयरिंग इनकी मर्जी है, लेकिन होना चाहिए। ये नहीं है कि ये प्रॉफिट ले जा रहा है और इसमें से एक पार्टनर प्रॉफिट ले जा रहा है। प्रॉफिट सब में शेयर होना चाहिए, लेकिन लॉस सब में शेयर हो ये कंपलसरी नहीं है। लॉस सब में शेयर हो ये कंपलसरी नहीं है। और कुछ पार्टनर्स एडमिट होते हैं पार्टनरशिप में जिनको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट्स ओनली। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस से उनका कोई मतलब नहीं है। लॉस हो प्रॉफिट हो, सिर्फ प्रॉफिट में उनका हिस्सेदारी होगा, लॉस होगा तो बाकी पार्टनर्स मिलके बियर करेंगे। तो पहला एक तो फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है। तो ये पॉइंट आपको समझ आएगा अगर पढ़ के बता देता हूँ। ये देखो, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस शेयर करना ये भी मतलब एक फीचर है, लेकिन लॉस कंपलसरी नहीं है। शेयर कर भी सकते हैं, शेयर नहीं भी कर सकते, वो आपस में उनकी बात है। बट पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होता है। ये एक फीचर हो गया। और लास्ट फीचर जो है ये सबसे मेरे को लगता है बेस्ट फीचर है। इसमें देखो, मान लो ए बी प्लस सी तीन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाया। तो पार्टनरशिप तीनों ने बनाया, उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग 2:1:1 होगा। तो इन लोगों ने ऐसे डिसाइड कर लिया और ये डिसाइड किया कि पार्टनरशिप में जो वर्क है यानी पार्टनरशिप को रन अकेले ए करेगा और बाकी ये दोनों पार्टनर्स हैं
प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, लेकिन सारे काम ए करेगा। तो क्या हम इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, एजेंट होते हैं आपस में, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। तो इसके जो भी वर्क होंगे साथ में इसके पार्टनर भी इसके लाइबल होंगे। तो इसमें मतलब ये इसमें ये है कि जो जितने भी पार्टनर्स हैं क्या तो सब मिलके बिजनेस को चलाएं, ए भी चलाए, बी भी चलाए, बी सी भी चलाए, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, या ए और बी सिर्फ कर रहे हैं, सी कुछ नहीं कर रहा बिजनेस में, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है और लॉस शेयर कर रहा है, ये भी चलेगा। अकेले ए सारा काम कर रहा है और बी और सी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, ये भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि या तो सारे मिलके बिजनेस करें, या उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी कर सकता है बाकी सबके लिए। तो जैसे ए और बी मिलके करेंगे बिजनेस और सी के लिए भी लिए, सी को भी रिप्रेजेंट करेंगे वो लोग, तो इसको भी हम पार्टनरशिप बोलेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जितने लोग पार्टनरशिप में सब काम करें, हो सकता है उनमें से कुछ कर रहे हैं, तो भी उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल यानी सारे के सारे, ए बी सी, डी हो तो डी भी, ई हो तो ई भी, सब मिलके, बाय ऑल पार्टनर्स, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स, या तो ए अकेले करे सबके बिहाफ पे, या ए और बी मिलके करे बाकी सबके बिहाफ पे, या ए बी सी मिलके करे बाकी सबके बिहाफ पे, यानी या तो सारे करें या उनमें से कुछ करें बाकी सबके बिहाफ पे। इन अदर वर्ड्स पार्टनरशिप आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल्स, ये सब एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, यानी इनके काम के लिए ये भी लाइबल होंगे। अगर पार्टनरशिप में काम अकेले ए बी और सी कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम अकेले ए बी और सी कर रहे हैं, तो उस जो भी ये लोग एक्ट करेंगे उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लाइबल होंगे। अगर अकेले ए ही कर रहा है सारे एक्ट्स, तो ए के एक्ट्स के लिए ऐसा नहीं कि ए ही लाइबल होगा, बाकी सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे, सारे के सारे। तो इसका मतलब ये है, as an agent he represent others partners and thereby binds all of them for his acts, यानी ये एजेंट है, तो एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल। तो ये सब एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल हैं, तो ये एजेंट है बाकी सब का, तो क्या एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा? तो ये इसीलिए ये बाकी सब के सब लायबल होंगे। द प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो ये भी जो है ये अदर पार्टनर्स के भी एक्ट के लिए लायबल है। मान लो कि ए बी सी ये तीनों काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो अगर सी ने कुछ किया तो ऐसा नहीं कि ये बोलेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो ये काम था और सी का ये काम था, सी जाने इसको, सी की गलती है। नहीं, अगर कुछ भी पार्टनरशिप में हो रहा है तो उसके लिए सब लायबल होंगे। तो इसी में ये इसका मतलब यही है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये थे फीचर्स। तो एक बार थोड़ी सा हम रिवाइज कर लेते हैं पांचों फीचर्स, सारे फीचर्स हम शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, पहला फीचर है दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और जो भी लोग हैं पार्टनरशिप में वो कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यानी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। लेकिन माइनर पार्टनरशिप के प्रॉफिट के लिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ओनली प्रॉफिट, लॉसेस नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। वो एडमिट हो सकता है, बट नया पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता है बाकी लोगों के साथ मिलके। तो पहला पॉइंट बस यही था कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, जिसमें कितना सैलरी मिलेगा, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, पार्टनर कौन कौन है, किसको कितना कमीशन मिलेगा, सब कुछ लिखा रहता है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट। तीसरा है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है कि बिजनेस, हम अकाउंटिंग कर रहे तो क्या बिजनेस होगा तभी तो हम उसको पार्टनरशिप मानेंगे। पार्टनर्स तो बहुत टाइप के हो सकते हैं,
हो सकता है कि क्रिमिनल वर्क के लिए पार्टनरशिप कर लिया दो लोगों ने आपस में, तो क्या उसको हम मानेंगे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में पार्टनरशिप? नहीं मानेंगे। तो बिजनेस होना चाहिए उनके बीच में। थर्ड है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में है कि सारे पार्टनर्स मिलकर प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। ये नहीं है कि प्रॉफिट को एक ही ले जा रहा, बाकी सब ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है। और फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ है, फिफ्थ पॉइंट है कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलके करें या उनमें से कुछ पार्टनर्स करें, लेकिन बाकी सबके बिहाफ पे। यानी पार्टनरशिप में कोई भी एक्ट हो, तुम पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लाइबल तुम भी रहोगे। तो बस फीचर्स में यही है। अब नेक्स्ट हमारा देखो क्या टॉपिक है। फीचर्स हमने कंप्लीट कर लिया, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पार्टनरशिप के राइट्स देख लेंगे। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक ये देखो, इसको इरेज कर देने दो, इरेज, और इरेज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है देखो राइट ऑफ पार्टनर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्लास में, फोर्थ क्लास में हम लोग, ये फोर्थ क्लास होगा, तो फोर्थ क्लास में हम लोग राइट ऑफ पार्टनर्स करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने ये किया, सेकंड क्लास में बैकग्राउंड देखा, थर्ड क्लास में ये किया, और फोर्थ क्लास में हम लोग ये करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे।